हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्फा प्लस प्लस में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में इतिहास की परिभाषाएं और इतिहास का निर्माण और इतिहास की शब्दों के बारे में पढ़ा। आइए आज हम आज की कक्षा में इतिहास का वर्गीकरण पढ़ते हैं। इतिहास को हम सामान्य तौर पर 3 प्रकार से विभाजित किए हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम क्या होता है प्रागैतिहासिक काल और क्या होता है आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का इतिहास के 3 वर्गीकरण। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। जब हम इतिहास की परिभाषा पढ़ रहे थे तो इतिहास की परिभाषा में हमने 3 प्रकार के इतिहासों के साक्ष्यों के बारे में देखा था। क्या था? साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का वह काल, इतिहास वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद न हो लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे आद्यैतिहासिक काल। ऐसे काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हो लेकिन आज तक कोई विद्वान आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद होते हैं लेकिन जिसे आज तक कोई विद्वान या कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ा नहीं है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता
में विभिन्न प्रकार की मुहरें मिली, विभिन्न प्रकार की आकृतियां मिली और विभिन्न प्रकार के लेख मिले। उस लेख को आज तक कोई भी विद्वान ऐसा नहीं हुआ जिसे लेख को पढ़ पाए। ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। थर्ड नंबर का इतिहास का काल हम देखते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐसे काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद हों, ऐसे काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद हो और उसे पढ़ा भी गया। उसे क्या कहते हैं? उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हमने इतिहास के तीन प्रकार के परिभाषाओं, तीन प्रकार के प्रकारों के बारे में परिभाषाएं पढ़ा। अब हम एक चीज विशेष तौर पे देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य, प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसमें क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, साक्ष्य मौजूद नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या है? इसमें लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन इस लेख को पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य है। उसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मौजूद, पढ़ा भी गया और पुरातात्विक साक्ष्य भी। पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य सभी कालों में मौजूद हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य सभी कालों में मौजूद हैं। अब हम आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जानें। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक काल, देखिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन एक चीज हम जानेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल होते हैं उसके उद्घाटित करने का क्या आश्रय है और प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले कौन उद्घाटित किया था। तो प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले एक अंग्रेज विद्वान थे जिसका नाम था डॉक्टर प्राइम रोज। उन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का शब्दों का उद्घाटित किया। 1842 में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगर नामक स्थान पर एक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए जिसे देखिए उद्घाटित करने का श्रेय, उद्घाटित करने का श्रेय, करने का श्रेय कौन किया था उद्घाटित? 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज ये उद्घाटित किए थे।
1842 में ही कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगर नामक स्थान पर पाषाणकालीन कुछ उपकरण प्राप्त हुए। और इस प्रकार के उपकरण कौन से थे? जैसे पत्थर के तीर थे, छुरे थे, फलक थे, खुरचनी थे। क्या क्या उपकरण थे? पत्थर के तीर थे, छुरे थे, फलक थे इत्यादि। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें हमको पत्थर के तीर मिले और हमको फलक मिले और हमको छुरे मिले। अब हम आइए देखते हैं क्या होता है पाषाण काल। ये क्या होता है? एक हमें शब्द मिला, क्या मिला? पाषाण काल या पाषाण कालीन। पाषाण काल, अगर पाषाण काल की बात की जाए तो पाषाण काल क्या होता है? यानी पाषाण मीन्स पत्थर, काल मीन्स युग, यानी पत्थरों के युग को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थरों के युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थरों के युग को पाषाण काल कहते हैं। देखिए, औजारों के बनावट के आधार पर पाषाण काल को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। और पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित हमने किया। एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरे को मध्य पाषाण काल और तीसरे को नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को हम तीन भागों में विभाजित कर लेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को तीन भागों में फिर से विभाजित करेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। ये पाषाण काल के पूरा पाषाण काल का विभाजन था। उसके बाद हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से और साथ साथ नव पाषाण काल से इन तीनों काल में किस प्रकार की क्या चीजें मिली, चाहे औजार हो, चाहे शिकार करने की चीजें हो, चाहे पशुपालन की साक्ष्य हो, चाहे खेती की साक्ष्य हो, चाहे कृषि की साक्ष्य हो। इन पाषाण काल में हम अब पढ़ेंगे कि कौन से काल में कौन कौन सी चीजें मिली।
पूरा पाषाण काल, अब हम देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल में क्या क्या चीजें मिली इस चीज को अच्छे से। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आदि मानव, आदिम मानव की उत्पत्ति। पूर्व पाषाण काल में आदि मानव की उत्पत्ति हुई और इस काल का मानव क्या करता था, घुमक्कड़ होता था, दयानीय होता था, यायावर होता था। इस काल का मानव क्या करता था, आदि मानव, आदिम मानव क्या होता था, दयनीय होता था, दयनीय होता था या और यायावर होता था। यायावर मतलब घुमक्कड़, घुमक्कड़ होता था। पूर्व पाषाण काल का मानव क्या होता था, यायावर और दयनीय होता था, शिकार करके जीवन यापन करता था। और क्या करता था, औजार, इस पूरा पाषाण काल में जो औजार मिले थे, ये औजारों की आकार बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे। जैसे ऐसे 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 करके औजार बनाए जाते थे। इस प्रकार से औजार बनाए जाते थे। पूरा पाषाण काल में औजारों का आकार बड़ा होता था। पूरा पाषाण काल का मानव क्या करता था, ये पूरा पाषाण काल का मानव समूह में निवास नहीं करता था। समूह में निवास नहीं करता था। केवल उपभोक्ता था। और ये आग से परिचित था। यहाँ के पूरा पाषाण काल का मानव आग से परिचित था। लेकिन क्या आग, इस काल का मानव आग से तो परिचित था लेकिन आग का प्रयोग नहीं जानता था। आग का प्रयोग नहीं जानता था। आग का प्रयोग मानव कब करता है, जब वो नव पाषाण काल में आता है तब। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। पूरा पाषाण काल के में क्या हुआ था, उस समय आदिम मानव की उत्पत्ति हुई थी। आदि मानव दयनीय था और यायावर यानी घुमक्कड़ था। औजारों का आकार काफी बड़े बड़े होते थे। ये क्या करते थे कि शिकार करने के लिए औजारों का प्रयोग करते थे और औजारों का आकार काफी बड़े बड़े होते थे। उस समय पूरा पाषाण काल का आदि मानव समूह में निवास नहीं करता था। इनके अलग अलग होते थे। ये केवल उपभोक्ता थे। उसके बाद पूरा पाषाण काल में आग से मानव परिचित था लेकिन आग का प्रयोग नहीं जानता था। अब हम पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल देखेंगे।
पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण में क्या होता था, यहाँ मानव यानी आदिम मानव समूह में निवास करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जब उसकी उन्नति हुई, उसकी विकास हुआ, तो वो क्या करता था कि आपस में समूह बनाने लगा और वो समूहों में निवास करने लगा। यहीं से मध्य पाषाण काल से ही सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला, जिसमें पशुपालन किया गया, जिसमें पशुओं के सर्वप्रथम साक्ष्य किससे मिलता है, कुत्ते से, डॉग से मिलता है। और औजारों का, जो पूरा पाषाण काल के औजार हुआ करते थे, वो औजार अब धीरे धीरे छोटे हो गए, इनका आकार धीरे धीरे छोटे हो गए, जिसे क्या कहा गया, सूक्ष्म औजार या माइक्रोलिथिक औजार कहा गया। और मध्य पाषाण काल से ही हमें सबसे पहले मृतक संस्कार की परिपाटी मिलती है। क्या है, ये समूह में निवास करने लगे। आदिम मानव क्या करने लगे, मध्य पाषाण काल में समूह में निवास करने लगे। उसके बाद औजारों का आकार छोटा हो गया। अब औजारों के आकार जब छोटा हो गया, तो छोटे हो जाने के कारण इन्हें क्या किया, सूक्ष्म औजार कहा जाने लगा या सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथिक औजार कहा गया। क्या कहा गया, इन्हें सूक्ष्म पाषाणकालीन माइक्रोलिथिक सूक्ष्म माइक्रोलिथिक मध्य पाषाणिक औजार। उसके बाद पशुपालन का साक्ष्य मिला। पशुपालन करने लगा। पशुपालन में सबसे पहले वो क्या करता था, कुत्तों का पालन करता था, यानी कुत्ता पाला। सबसे पहले मानव ने कौन से पाला, कुत्ता पाला। उसके बाद मृतक संस्कार होने लगे। मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले मृतक संस्कार की परिपाटी मिलने लगी। मानव के को दफनाने का प्रचलन भी होने लगा। यानी अब फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। मध्य पाषाण काल में आदिम मानव जो था वो समूह में निवास करने लगा। औजारों का आकार काफी छोटे हो गए, जिन्हें क्या कहा गया, सूक्ष्म पाषाणकालीन माइक्रोलिथिक मध्य पाषाणकालीन औजार। उसके बाद मध्य पाषाणकालीन मानव पशुपालन करने लगे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को पाला। उसके बाद मृतक संस्कार परिपाटी हो गई, मतलब मानव की मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया। उसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद हम नव पाषाण काल देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नव पाषाण काल में देखिए, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि उस समय का मानव आग से परिचित था, लेकिन आग का प्रयोग नहीं जानता था। लेकिन नव पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया और आग को पूर्ण रूप से परिचित हो गया, पूर्ण रूप से उपयोग में भी लाया गया। उसके बाद मानव को जो पहले घूमता था, फिर समूह में निवास, वो अस्थाई बसावट के रूप में हो गए। फिर वो क्या करते थे कि अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए नव पाषाण काल में मानव कृषि प्रारंभ कर दिया, खेती प्रारंभ कर दिया गया।
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग हुआ, यानी तांबे जैसे धातु का सबसे पहली धातु जिसे माना जाता है नवपाषाण काल में मिला। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ और मृदभांडों का प्रयोग हुआ। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार के साथ साथ क्या हुआ, यानी मानव आग का उपयोग करने लगा, मानव आग का उपयोग करने लगा। उस समय मानव क्या करता था, समूह के बाद रहने के बाद अस्थायी बनावट बना लिया। उसके बाद कृषि प्रारंभ कर दिया, खेती प्रारंभ कर दिया। खेती प्रारंभ कर दिया और नवपाषाणकालीन मानव सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग। तांबा सबसे पहली धातु मानी जाती है। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, फिर मृदभांड का आविष्कार हुआ, मृदभांड क्या होता है, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। दैट्स ऑल, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।